तो बच्चों अपने अगले गए वीडियो में अपने ने 8 पॉइंट तक देखा था हिसाबी पद्धति के लाभ में। अब देखेंगे 9वां पॉइंट नैतिक निर्णय। अगर हम हिसाबों को लिखित रूप में रखते हैं तो कोई भी अधिकारी द्वारा छल कपट आसानी से किया जा सकता नहीं है, और अगर कोई अधिकारी अथवा कोई कर्मचारी छल कपट करता है तो हम उसको पे क्या कर सकते हैं, आसानी से नियंत्रण रख सकते हैं अथवा उस पर अदालती कार्रवाई कर सकते हैं। अब आगे है सुधारात्मक कदम कि अगर हमें धंधे में हानि हुई है तो हमें किस प्रकार से उस हानि को दूर करना है और लाभ को किस तरह से बढ़ाना है, इसकी जानकारी हमें हिसाबी पद्धति पर से ख्याल आ सकती है। अब हम देखेंगे हिसाबी पद्धति की हानियां कि जैसा कि पहला है गैर वित्तीय व्यवहार। जैसा कि हम जानते हैं कि हिसाबी पद्धति में एकमात्र हिसाबों को लिखित रूप में रखा जाता है, परंतु अगर कोई कर्मचारी निष्ठा के साथ वफादारी के साथ अगर कार्य करता है तो उसका प्रमाण लिखित स्वरूप में रखा जाता नहीं है। दूसरा है द्रव्य का स्थिर मूल्य कि जो मशीनरी हमने आज वर्तमान समय में 50,000 रुपये में खरीदी हो तो वो आगे आने वाले भविष्य में क्या वो 50,000 मिलेगी, 50,000 रुपये की मिलेगी? नहीं, वो कैसी मिलेगी? अधिक कीमत की मिलेगी। तो इसके लिए बाजार में द्रव्य का क्या देखा जाता है? स्थिर मूल्य देखा जाता है। तीसरा है ऐतिहासिक व्यवहार और घटना। अगर हमने भूतकाल में कि अगर धंधे में हानि की है तो उस हानि को दूर किया जा सकता नहीं है, परंतु उस हानि को जानते हुए उसमें सुधारात्मक कदम उठाते हुए वर्तमान समय में हम अपने धंधे की आर्थिक स्थिति को कैसा बना सकते हैं? मजबूत बना सकते हैं। चौथा पॉइंट है बाजार कीमत की अवगणना कि जैसा कि अपने ने देखा कि संपत्तियों की, यंत्रों की क्या होती है, कीमत परिवर्तनशील होती है, वो सतत क्या होती है? बदलती रहती है। तो बाजार कीमत में इसकी क्या देखने को मिलती है? अवगणना देखने को मिलती है। आगे का 5वां पॉइंट है अनुमानों का उपयोग। वही चीज़ फिर आती है कि अगर धंधे में हमने क्या की है, उधार बिक्री की है और सामने वाले व्यक्ति ने निश्चित समय पर हमारी रकम लौटा पाई नहीं तो हमें कितना नुकसान हो सकता है, इसकी का हम क्या कर सकते हैं? एकमात्र अनुमान लगा सकते हैं, परंतु सही जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते नहीं हैं। और लास्ट पॉइंट है अपना दोहरे मानांक अथवा अर्थात के लाभ हानि खाते में सभी संपत्तियां कैसी दर्शाई जाती हैं? चालू कीमत की दर्शाई जाती हैं। वर्तमान समय में जो उनकी कीमत है उस पर से दर्शाई जाती है और पक्की तलपट में संपत्तियों को पुरानी कीमत पे दर्शाया जाता है। तो ये क्या है? इसके दोहरे मानांक हो सकते हैं जिस पर से कभी कभी सही आर्थिक स्थिति का ख्याल आता नहीं है। अब बच्चों अपने देखेंगे हिसाबी पद्धति के पारिभाषिक शब्द, जिसमें पहला है धंधकीय व्यवहार। धंधकीय व्यवहार में दो अथवा अधिक व्यक्तियों के बीच धंधा के लिए वस्तु या सेवा की रोकड़ में अथवा साख द्वारा क्या होना चाहिए? विनिमय होना चाहिए, अर्थात वस्तु या सेवा के बदले में द्रव्य का लेन देन। व्यवहार मुख्य रूप से कितने प्रकार के? दो प्रकार के रोकड़ व्यवहार, अर्थात रुपये 5,000 का माल मीना को रोकड़ से बेचा है। रोकड़ शब्द का क्या हुआ है? यहाँ पर उल्लेख हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा है उधार व्यवहार। रुपया 5,000 का माल मीना को साख अथवा उधार पर बेचा है। कितने दिन की? 10 दिन की रकम चुकाने की शर्त पर। तो यहाँ पे किसका मापन देखा गया? द्रव्य का अस्तित्व देखने को मिल रहा है। तो ये कैसा हो सकता है? धंधा की व्यवहार हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे पूंजी। धंधा के मालिक द्वारा यानी स्वयं की, मालिक की खुद की निजी धंधा प्रारंभ करने के लिए जो विनियोग अथवा निवेश किया जाता है उसे किसके रूप में? पूंजी के रूप में हम देखते हैं अथवा पूंजी कहते हैं। जैसे कि धंधे का मालिक रोकड़ लाता है अथवा नगद लाता है, फर्नीचर लाता है, माल लाता है, मशीनरी लाता है, यंत्र लाता है, तो ये सब क्या है? उसकी पूंजी है। अब आगे का पॉइंट हम देखेंगे आहरण। आहरण अर्थात के व्यवसाय का मालिक अपने निजी उपयोग के लिए व्यवसाय में से नगद, माल या संपत्ति क्या करे? ले जाए, तो उसे हम आहरण के रूप में जानते हैं अथवा कहते हैं। पूंजी को क्या करता है? लाता है। आहरण अर्थात के अपने निजी उपयोग के लिए धंधे में से क्या करता हो? संपत्ति ले जाता हो, तो उसे हम आहरण के रूप में जानते हैं। और आहरण क्या है? आहरण से धंधे की पूंजी में क्या आती है? कमी आती है। आगे का पॉइंट, चौथा पॉइंट है दायित्व। धंधा द्वारा उधार, कैसा? उधार खरीदे माल, संपत्ति या सेवा संबंधी भुगतान पात्र रकम अथवा उधार ली रकम वापस करने पात्र रकम को क्या कहते हैं? दायित्व कहते हैं। अर्थात कि हमने अगर बाजार में से किसी अन्य पक्षकारों के पास से क्या किया है? उधार माल खरीदा है, तो उसका हमें क्या करना है? कीमत चुकानी है। तो ये हमारा क्या है? दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है।
आगे का पॉइंट है संपत्ति। संपत्ति अर्थात ऐसी कोई भी दृश्य अथवा अदृश्य जो देखी जा सकती हो अथवा ना देखी जा सकती हो, ऐसी वस्तु जो धंधा की मालिकी की हो अथवा धंधे के मालिक की स्वयं की हो, तो उसका मूल्य कैसा हो सकता है, आर्थिक मूल्य हो सकता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, संपत्ति कहते हैं। संपत्ति के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार। दृश्य संपत्ति अर्थात जिसे हम देख सकते हो, तो जैसे कि जमीन, मकान, फर्नीचर, यंत्र, मशीनरी इत्यादि। और दूसरा है अदृश्य संपत्ति, जिसे हम देख सकते नहीं हो, जैसे कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ख्याति इत्यादि। ये सब क्या है, ये सब संपत्ति हैं। अब आगे का पॉइंट देखेंगे, छठा, देनदार। व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को उधार अर्थात साख पर माल का विक्रय किया जाए तब ग्राहक को क्या करता है, ग्राहक देनदार बनता है। कि अर्थात हमने कैसा माल बेचा हो, उधार पे माल बेचा हो, तो सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, उस वस्तु की कीमत निश्चित समय अवधि पर हमें चुकाएगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, देनदार कहलाएगा। इसी तरह से 7वां पॉइंट है लेनदार। जिस व्यक्ति के पास से हमने उधार माल क्या किया हो, खरीदा हो, तो वह व्यक्ति धंधा का क्या कहलाएगा, लेनदार बनता है। अर्थात हमने क्या किया है, उधार माल खरीदा है, तो हमें निश्चित समय अवधि पर उसको क्या करनी है, कीमत चुकानी है, तो हम क्या कहलाएंगे, उसके लेनदार, और वो हमारा क्या कहलाएगा, देनदार। इसी प्रकार से 8वां पॉइंट है घिसाई। प्रति वर्ष संपत्ति की कीमत में निर्धारित दर से कमी की जाती है। जितनी रकम कम की जाती है उसे क्या कहते हैं, हम घिसाई कहते हैं। जैसे कि हमने कोई नई बाइक खरीदी, तो आज 50,000 रुपये में खरीदी है, तो क्या 5 साल बाद हम उस बाइक को बेचेंगे तो क्या हमें 50,000 रुपया प्राप्त होंगे, नहीं, तब हमें कितने प्राप्त होंगे, अनुमान लगाते हैं 30,000, तो 20,000 क्या हुई, उसकी घिसाई हुई। संपत्ति का जैसे जैसे हम उपयोग करते हैं ऐसे ऐसे उसकी कीमत क्या होती है, घटती है। अब आगे का पॉइंट देखेंगे, डूबत ऋण। देनदार के पास से जो रकम प्राप्त ना हो पाती हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डूबत ऋण कहते हैं। अर्थात हमने उधार माल बेचा, उसने कहा कि मैं आपका 6 महीने बाद रकम चुका दूंगा, परंतु 6 महीने के अंदर क्या हो गई, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और उसने हमें रकम चुकाने से क्या कर दिया, साफ इनकार कर दिया। तो अब वो रकम का हम क्या करेंगे, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी डूबत ऋण कहलाएगी। जो डूबत ऋण क्या है, धंधा का नुकसान है, जिसकी कीमत हमें भविष्य में प्राप्त हो भी सकती है अथवा नहीं हो सकती। अगर होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, डूबत ऋण वापसी कहते हैं। अब आगे का लास्ट पॉइंट है खाता। जिस भी वस्तु या व्यक्ति से संबंधित सभी व्यवहार हिसाबी बही में एक ही स्थान पर लिखे जाएं और व्यवहारों का सारांश ज्ञान प्राप्त हो सके तो उसे हम क्या कहते हैं, खाता कहते हैं। कि हमने धंधे के अंदर उधार व्यवहार किया हो, रोकड़ व्यवहार किया हो, कितनी माल खरीदा हो कि बेचा हो, बराबर सभी प्रकार के व्यवहारों को लेकर एक ही जगह एक ही चौपड़े में किया जाता है। इसके लिए क्या बनाया जाता है, खाता बनाया जाता है। अब यहाँ पर हमारे हिसाबी पद्धति का अर्थ हुआ, कि लक्षण हुआ, कि लाभ हुआ, हानि हुई, परिभाषिक शब्द हुए, इसके बारे में अपने ने जानकारी प्राप्त की है। अब आप सभी को इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है।